नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है और बीजेपी चाल चल रही है, राहुल चाल चल रहे हैं और हर तरफ चुनावी चाल चली जा रही है। कोई जाति की चाल चल रहा है, कोई धर्म की चाल चल रहा है, तो कोई विकास की चाल से 2024 का ताज पहनना चाहता है। राहुल को जाति की चाल पर भरोसा है तो मोदी को विकास की चाल पर। नीतीश ने नौकरियों के दाव वाली चाल चल दी है तो तेजस्वी ने आरक्षण की चाल पर भरोसा जताया है। यानी कि चाल चाल और चाल, और हर तरफ बस चाल ही चाल सुनाई दे रही है। हमारी भी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी दावा किया है कि 12 फरवरी को बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। भाई वीरेंद्र का कहना है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, और पर्दा 12 फरवरी को ही उठेगा। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि जो साथ आना चाहेंगे स्वागत है उनका। राज को राज रहने दीजिए और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। जो लोकतंत्र के मंदिर को, लोकतांत्रिक प्रणाली को, संसदीय व्यवस्था को बचाने के लिए कदम बढ़ाएंगे वो हर का स्वागत होगा। कोई नेता बेचारा। क्या बिहार में फिर खेला होगा? क्या 12 फरवरी को बिहार में कुछ बड़ा होगा? बिहार के सियासी गलियारे में इस तरह के सवाल खूब तेजी से तैर रहे हैं। सियासी गलियारों में ये खबर है कि जेडीयू के 17 विधायक गायब हैं, तो बीजेपी के भी 5 विधायक नजर नहीं आ रहे। यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ विधायकों के फोन भी लगातार बंद आ रहे हैं। अब ये खबर खुद से तैर रही है या इसे फैलाया जा रहा है, उसे समझने के लिए आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के इस बयान को सुनिए। मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते। सुना आपने, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि जेडीयू विधायकों में अपनी ही सरकार के खिलाफ अविश्वास है। जल्द ही पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव भाई वीरेंद्र की तरह 12 फरवरी को खेला होने की बात तो नहीं कहते, पर ये जरूर कह रहे हैं कि जो साथ आना चाहेंगे उनका स्वागत है। वो हर लोग जो लोकतंत्र के मंदिर को, लोकतांत्रिक प्रणाली को, संसदीय व्यवस्था को बचाने के लिए कदम बढ़ाएंगे वो हर का स्वागत होगा। आरजेडी की ओर से 12 फरवरी को बड़ा खेला वाले बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जोरदार पलटवार किया है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि भाई वीरेंद्र की बात पर क्या बोले, वे तो खुद बेचारे हैं। मुंह से बोली निकल रहा है, पिछले एक सप्ताह से आरजेडी की बोली कहाँ निकल रही है? ये सब नंगा नृत्य लोगों ने किया है, सबकी फाइल खोलवाया जाए। अब 12 फरवरी को क्या होगा, कौन खेला करेगा और किसके साथ सियासी खेला हो जाएगा, ये तो विधानसभा के फ्लोर पर ही पता चलेगा। फिलहाल समझने वाली बात ये है कि चुनाव नजदीक है और राजनीतिक दलों के नेता बहुत तेजी से सियासी चाल चलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फ्लोर टेस्ट के पहले खेला वाली चाल को जरा समझिएगा। बिहार में 28 जनवरी को नई सरकार का गठन हुआ और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली और आरजेडी बिहार की सत्ता से बाहर हो गई। 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना, यानी कि 12 को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है और सत्ता से बाहर हुई आरजेडी
नेताओं का दावा है कि खेल अभी बाकी है। यानी कि सबसे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेल अभी बाकी है, और तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कैसा खेल बाकी है। अब आरजेडी के नेता खुलकर जेडीयू और बीजेपी में टूट का दावा कर रहे हैं। आरजेडी नेताओं का कहना है कि सरकार बदलने से नाराज कई विधायक उनकी तरफ आ सकते हैं। हालांकि एक सच यह भी है कि सबसे ज्यादा टूट का जो डर है आरजेडी खेमे में है और कांग्रेस में है। कांग्रेस के 19 विधायक हैं, इसलिए टूट की ज्यादा संभावना है। टूट के डर से कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद लौट आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और पटना लौटे हैं। पटना में नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत अच्छी मुलाकात रही, सब बढ़िया रहा। आइए इस रिपोर्ट से आपको नीतीश की इस निश्चिंतता वाली चाल को भी समझाते हैं। उधर ही हो गए, अब सब दिन के लिए परमानेंट उधर ही रहे, इसलिए बहुत अच्छा। दिल जीतकर दिल्ली से लौटे नीतीश। बहुत पहले की बात नहीं है जब बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता के निशाने पर नीतीश कुमार ही रहते थे। जेडीयू की तरफ से भी बीजेपी पर जोरदार हमला होता था, लेकिन कड़वाहट खत्म हुई और नजदीकियां बढ़ने लगी। फिर जब मिले तो ऐसे मिले जैसे कभी बिछड़े हुए दोस्त मिले हों। दिल्ली से आई इन तस्वीरों को देखिए। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ नीतीश की मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान जो गर्मजोशी दिखी वो इस नए रिश्ते की कहानी खुद ब खुद कह रही है। बुधवार को बीजेपी के 3 शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर बधाई दी। अरे पुराना रिश्ता है ना, तो जब उनको हुआ उस समय भी हमने बधाई दी और जाकर के मिल करके बड़ी खुशी हुई मिलने से। नई सरकार बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर भी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी के सांसदों से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश गुरुवार को पटना लौट आए। दिल्ली से दिल जीतकर लौटे नीतीश ने पटना एयरपोर्ट पर साफ साफ कह दिया, सब अच्छा है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। पार्टी के अपने साथियों से भी सब बात हो गई, मोबाइल आ रहा भाई, तो सब तरह से बात सब बहुत अच्छा रहा। चिंता है। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात में दिखी गर्मजोशी और पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार के चेहरे की चमक बता रही है कि नीतीश 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट ही नहीं बल्कि 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बेहद निश्चिंत हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद बीजेपी खेमे में सबसे ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। सरकार बनने के बाद पार्टी की तरफ से हुए सम्मान समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एक दिन बिहार में बीजेपी की सरकार जरूर बनाएंगे। और इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 3 कमिटमेंट साफ है: बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया को बिहार से खत्म करना। संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। सरकार बनने के बाद बीजेपी खेमे में ज्यादा उत्साह दिख रहा है। सरकार बनने के बाद पार्टी की ओर से ज्ञान भवन में धन्यवाद और संकल्प समारोह हुआ, जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर उस संकल्प को दोहराया कि एक न एक दिन बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 3 कमिटमेंट साफ है: बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया को बिहार से खत्म करना।
और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से साफ तौर पर कहा है कि हमारा 3 कमिटमेंट है जनता के बीच में। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में समाप्त करना है और बिहार में माफिया राज नहीं चलने देना है। सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार में किसी माफिया को पहले भी बख्शा नहीं जाता था, आगे भी छोड़ा नहीं जाएगा। हम बिहार के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह पहले किसी भी माफिया का मनोबल नहीं बढ़ने दिया गया है, आगे भी शराब माफिया हो, भू माफिया हो या बालू माफिया हो, इनके मनोबल को कभी बढ़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू का बेमेल गठबंधन है, जिसका अलाइनमेंट अभी से बिगड़ने लगा है। बीजेपी जेडीयू ने सत्ता के लिए हाथ तो मिला लिया, लेकिन दिल और मन नहीं मिले हैं। अब खेल शुरू हो गया। चुनाव नजदीक है और वोटों का गणित है। ऐसे में नेताओं की तरफ से हर वो चाल चली जा रही है जिससे वोट का गणित फिट हो और 2024 में बड़ी जीत हो। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सम्राट चौधरी की 3 प्रतिज्ञा। बालू माफिया को बर्बाद कर देंगे, जमीन माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और शराब माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले संसद में 10 साल बनाम 10 साल का वार शुरू हो गया। पिछले यूपीए की सरकार के 10 साल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया है। वहीं कांग्रेस की ओर से ब्लैक पेपर भी मोदी सरकार के 10 साल के खिलाफ जारी किया गया। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, पर उससे पहले सरकार और विपक्ष के बीच एक नई चाल शुरू हो गई है। ये चाल है पेपर वॉर वाली। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पिछले यूपीए यानी 2004 से 2014 तक के 10 साल के शासनकाल के खिलाफ करीब 60 पन्नों का श्वेत पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यूपीए सरकार को एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। 10 साल में इकोनॉमी गैर निष्पादित बन गई, आर्थिक सुधार को गति नहीं दी गई, आर्थिक नींव को गंभीर रूप से कमजोर किया गया और बैंकिंग संकट से देश को बड़ा नुकसान है। श्वेत पत्र में सरकार ने यूपीए सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था की खराब हालत, राजकोषीय घाटा और कर्ज पर डिटेल रिपोर्ट दी है। मोदी सरकार की दलील है कि यूपीए ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की। वैसे बीजेपी ने 10 साल बनाम 10 साल की बात करते हुए मनमोहन सिंह की तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया, तो वहीं कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार के 10 साल के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया गया है। ब्लैक पेपर को लेकर पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को नजर न लगे, उसके लिए ये काला टीका है। भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। समझने वाली बात यह है कि 2004 से 2010 के बीच तक 10 साल मनमोहन सिंह देश के पीएम रहे। तब प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी। अब नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल पूरे करने जा रही है। अपने तीसरे टर्म के लिए मोदी बेहद कॉन्फिडेंट हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार और विपक्ष के बीच संसद में लेटर वॉर शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर विवादों को तूल एक बार फिर से दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम पैदा सामान्य परिवार में हुए, मगर फिर भी उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करा लिया। अब राहुल के बयान पर जो सियासत है वो गर्व है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि पीएम मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं थे। पीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी सामान्य वर्ग की जाति को ओबीसी में तब्दील कर दिया। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे और आखिरी दिन झारसुगुड़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो सामान्य जाति से था।
आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने खुद को पिछड़ा वर्ग का बताया था तो इस बयान के बाद भी विवाद हुआ था। तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद अपनी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करा दिया। हालांकि गुजरात सरकार ने सफाई में तब कहा था कि घांची यानी तेली समाज को 1994 से गुजरात में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। गुजरात सरकार की सफाई के बाद ये मामला शांत हो गया था, पर 2024 के चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी की जाति का मुद्दा उछालकर विवाद खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।